हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। हम लोग आशा करते हैं कि इन दिनों इन विषम परिस्थितियों में आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों में राजीव चौधरी, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर, केंद्रीय विद्यालय सिक लाइन, मेरठ कैंट मेरठ से हूँ। आज हम हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की 8th यूनिट बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मेरा विश्वास है कि इस चैप्टर को आप बहुत मन से पढ़ेंगे और इस टॉपिक का फ़ायदा गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी आप भरपूर उठाएंगे। बच्चों, इस यूनिट को मैंने 2 पार्ट में बांटा है जिससे कि आपको आसानी से समझाया जा सके। फिर भी आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आइए स्टूडेंट, सबसे पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमारे 4 टॉपिक कौन कौन से हैं। नंबर 1, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। नंबर 2, टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन और एडक्शन। नंबर 3, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड देयर एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। नंबर 4, फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स। ये 4 टॉपिक हम बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स में कवर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसके इम्पोर्टेंस पे बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स ऑफ स्पोर्ट्स। नंबर 1, टू इम्प्रूव टेक्निक। ये हमारी टेक्निक को बहुत इम्प्रूव करता है। नंबर 2, टू इम्प्रूव इक्विपमेंट। ये इक्विपमेंट को भी इम्प्रूव करता है। या हम कह सकते हैं कि टेक्निक और इक्विपमेंट का आपस में कोरिलेशन है, क्योंकि बायोमैकेनिक्स हमारी फोर्स को एक साथ लेकर आता है। उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने इक्विपमेंट और टेक्निक को रेडी कर सकते हैं, जिससे हम कम से कम फोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर सकें। नंबर 3, फैसिलिटेट परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स। ये हमारी परफॉर्मेंस को बढ़ाने में भी सहायक होता है। नंबर 4 पे है सपोर्ट इन प्रिवेंट इंजरी। बायोमैकेनिक्स की स्टडी करने से हमें चोटों से बचाने में हेल्प मिलती है। नंबर 5, हेल्प इन प्रमोटिंग सेफ्टी। ये सेफ्टी को प्रमोट करने में भी सहायक होता है। नंबर 6, वर्क इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रेनिंग। ये हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाता है, जिससे हमें ट्रेनिंग करने में मदद मिलती है। नंबर 7,
फैसिलिटेट टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन, उसके फंक्शन और ह्यूमन बॉडी को समझने के लिए बायोमैकेनिक्स हेल्प करता है। नंबर 8, इम्प्रूविंग इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। यह सीखने और सिखाने में भी हमारी मदद करता है। ये बायोमैकेनिक्स के द्वारा ही सीखने और सिखाने में मदद मिलती है, क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं तो दूसरे को सिखाएंगे कैसे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंडामेंटल मूवमेंट्स। तो इसमें 4 तरह के मूवमेंट्स हैं: ग्लाइडिंग मूवमेंट, एंगुलर मूवमेंट, रोटेटरी मूवमेंट और सरकमडक्शन मूवमेंट। सबसे पहले हम लेते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट। इसको हम फिसलने वाली गति भी कहते हैं। इसको हिंदी में बोलेंगे फिसलने वाली गति, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं, इसमें जब एक सपाट हड्डी दूसरी हड्डी पर फिसलती है, ऐसे मूवमेंट को हम ग्लाइडिंग मूवमेंट कहते हैं। इसके उदाहरण हम ले सकते हैं कलाई का जोड़, जो हमारा रिस्ट ज्वाइंट है, कार्पस ज्वाइंट। इसमें देखो 8 बोन्स होती है, एक दूसरे के ऊपर ये फिसलते हैं। और नीचे आप टार्सस ज्वाइंट ले सकते हैं, टखने का जोड़, इसमें 7 बोन्स होती है। एक बात और, ये ज्वाइंट किसी प्लेन में गति नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें नॉन एक्सियल ज्वाइंट कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि ग्लाइडिंग मूवमेंट वो ज्वाइंट होते हैं या वो ज्वाइंट करते हैं जिनको प्लेन ज्वाइंट भी कहते हैं। नंबर 2 पे आप ले लीजिए एंगुलर मूवमेंट। एंगुलर मूवमेंट मतलब कोणीय गति। जब हमारे शरीर की 2 हड्डियों के जोड़ के किसी कोण में जो गति होती है उसको एंगुलर मूवमेंट कहते हैं। आप ध्यान से सुनिए, जब हमारे शरीर की 2 हड्डियों के जोड़ के किसी भी कोण में जो गति होती है उसको एंगुलर मूवमेंट कहते हैं, कोणीय गति। इसमें हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं, कितने तरह का हो सकता है। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। फ्लेक्शन मतलब जोड़ का कम होना, और एक्सटेंशन जोड़ का बढ़ना। या इसको ऐसे समझिए, जोड़ के पास जिसमें 2 अंगों के मध्य कोण का कम होना फ्लेक्शन कहलाता है, और उसके वापस उसकी अवस्था में आ जाना या कोण का बढ़ना एक्सटेंशन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप, एल्बो, शोल्डर एंड नी ज्वाइंट। आप एल्बो से हाथ को आगे की तरफ खोलेंगे, वापस लाएंगे तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कहलाएगा। इसको हम और भागों में भी बांट सकते हैं, एबडक्शन और एडक्शन। एबडक्शन शरीर से दाएं या बाएं, आप सीधे खड़े हैं बिल्कुल, और शरीर से दाएं या बाएं बाहर ले जाना तो अबडक्शन कहलाता है। और शरीर से, अब एडक्शन की बात कीजिए, शरीर से दाएं या बाएं पास ले आना, ये एडक्शन कहलाता है। एडक्शन मतलब जोड़ना, आप समझ रहे हो। एबडक्शन दूर जाना, मतलब एबडक्शन में शरीर से दाएं या बाएं, उसमें तो आप सामने की तरफ, जो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में कर रहे थे हम सामने या पीछे की तरफ कर रहे थे, इसमें साइड में लेफ्ट या राइट ले जाना शरीर के किसी अंग को, वो एबडक्शन और एडक्शन कहलाता है। ये गति फ्रंटल प्लेन में होती है। या इसको ऐसे समझिए, शरीर की मीडियन लाइन से शरीर के किसी भी अंग को दाएं और बाएं बाहर ले जाना एबडक्शन व एडक्शन कहलाता है। इसके एग्जाम्पल आप देख लीजिए, शोल्डर, हिप एंड नेक ज्वाइंट। आगे बढ़ते हैं। अब है रोटेटरी मूवमेंट।
नंबर 3 रोटेटरी मूवमेंट, घूर्णीय गति, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में काम करता है। किसी ज्वाइंट पर घूमना रोटेटरी मूवमेंट कहलाता है। इसको हम 5 भागों में बांट सकते हैं। सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन पोजीशन, सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन पोजीशन। इसको ऐसे समझिए, जब कोई इंसान ऐसे सामने की तरफ खड़ा है, अपना हथेली सामने की तरफ करता है, हथेली को सामने की तरफ रखकर ऊपर आसमान की ओर करना सुपाइनेशन, और उसको अगर उल्टा हम जमीन की तरफ कर देते हैं तो प्रोनेशन कहलाता है। एग्जाम्पल रेडियो और अल्ना, जैसे आप हाथ की हथेली को ऊपर की तरफ कर दो, फिर से नीचे की तरफ कर दो। अगर आपने हथेली को सामने की तरफ रख के आसमान की तरफ खोल दिया तो सुपाइनेशन, और अगर उसको उल्टा कर दिया जमीन की तरफ तो प्रोनेशन। ऐसे ही इसका एक और पार्ट है एलिवेशन और डिप्रेशन। जब हम एलिवेशन और डिप्रेशन, एलिवेशन मतलब उठाना और डिप्रेशन मतलब नीचे करना, जब हम सीधे खड़े होकर अपने कंधों को ऊपर की तरफ उचकाते हैं तो एलिवेशन कहलाएगा, और फिर उन्हीं कंधों को नीचे की तरफ लाते हैं तो डिप्रेशन कहलाएगा। यह हमारे शरीर के अंदर सिर्फ शोल्डर ज्वाइंट करते हैं, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल भी शोल्डर ज्वाइंट है। इसका एक और पार्ट ले लीजिए नंबर 3 पर, रिट्रैक्शन एंड प्रोट्रैक्शन। मतलब रिट्रैक्शन मतलब पीछे और प्रोट्रैक्शन मतलब आगे। अब शोल्डर को पहले हमने ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ लिया था, अब इसको देखिए, जब हम शोल्डर ज्वाइंट को आगे और पीछे की तरफ ले जाते हैं तो रिट्रैक्शन, और आगे की तरफ लाएंगे तो प्रोट्रैक्शन। शोल्डर को आप खड़े खड़े पीछे की तरफ ले जाओ तो रिट्रैक्शन, और उसको आगे की तरफ ले आओ तो प्रोट्रैक्शन। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल भी शोल्डर ज्वाइंट ही है। आप नंबर 4 पे ले लीजिए इन्वर्जन और एवर्जन। इन्वर्जन मतलब अंदर की तरफ, एवर्जन बाहर की तरफ। जब हम शरीर के किसी भी अंग को अंदर की तरफ मोड़ते हैं तो वो इन्वर्जन कहलाएगा, और बाहर की तरफ मोड़ेंगे तो एवर्जन कहलाएगा। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मूवमेंट ऑफ द फीट। नंबर 5 पे लीजिए इनवर्ट व आउटवर्ड रोटेशन। जब हम शरीर के मध्य रेखा की तरफ शरीर के अंगों को घुमाते हैं तो वह इनवर्ट व आउटवर्ड रोटेशन कहलाता है। जैसे शोल्डर को अंदर की तरफ घुमाना इनवर्ट, और बाहर की तरफ घुमाना तो आउटवर्ड रोटेशन कहलाता है। इसमें भी एग्जाम्पल शोल्डर और हिप ज्वाइंट होते हैं। नंबर 4 पे लीजिए सरकमडक्शन मूवमेंट। सरकमडक्शन मूवमेंट, ये पर्यावर्तन गति इसको भी कहते हैं। ये मूवमेंट हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही होंगे। इसमें एंगुलर व रोटेटरी दोनों मिलकर सरकमडक्शन मूवमेंट बनाते हैं। जब एंगुलर व रोटेटरी मूवमेंट दोनों साथ मिलकर सरकमडक्शन मूवमेंट बनाते हैं। जिस शरीर के मूवमेंट में एंगुलर व रोटेशन दोनों मूवमेंट होते हैं वो ही सरकमडक्शन मूवमेंट कहलाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल बच्चों आप देखिए शोल्डर ज्वाइंट, शोल्डर रोटेशन और हिप ज्वाइंट। या सरकमडक्शन को हम ऐसे भी कह सकते हैं, यह एक ऐसा मूवमेंट होता है जिससे हमारी बोन के जो हेड होते हैं उनके सर्कुलर या आर्टिकुलर कैविटी होती है, वो जब मोशन में आती है, जैसे इनमें जो मूवमेंट होते हैं वह सरकमडक्शन मूवमेंट कहलाते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल वही शोल्डर ज्वाइंट ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड देयर एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। इसको न्यूटन्स के
तीन लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लॉ ऑफ इनर्शिया पे बात करते हैं। यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है या एक समान गति की अवस्था में है तो वह तब तक रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। या ऐसे कह सकते हैं, अगर कोई वस्तु या बॉडी मोशन में है तो वह तब तक मोशन में रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स या बॉडी उसको स्टॉप ना कर दें। इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं स्टार्टिंग इन स्प्रिंटिंग, स्टार्ट इन हैमर, रोइंग। अब इसका दूसरा लॉ ले लीजिए, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन। इसको ध्यान से देखिए, जब दो अनइक्वल फोर्स, इसको समझिए, जब दो अनइक्वल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई की जाती है और वो ऑब्जेक्ट इक्वल मास के हैं तो ज़्यादा फोर्स वाला उस इक्वल मास वाले ऑब्जेक्ट को ज़्यादा मूव करेगा। अब इसको दूसरे तरीके से देख लीजिए। अब अगर दो इक्वल फोर्स अप्लाई की जाए किसी भी अनइक्वल या डिफरेंट मास वाले ऑब्जेक्ट पर तो लाइटर मास वाला ज़्यादा मूव करेगा। इसका हम स्पोर्ट्स में एक बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक हेमर थ्रोवर, दो लोग हेमर थ्रो के लिए तैयार खड़े हैं। एक बहुत स्ट्रोंगर है और एक थोड़ा वीकर है। दोनों साथ में समान वेट वाले, मतलब एक ही वजन वाले हेमर को थ्रो करते हैं। तो जो स्ट्रोंगर हेमर फेंकने वाला है उसका हेमर ज़्यादा दूर जाएगा क्योंकि यहाँ फोर्स ज़्यादा अप्लाई हुआ है और हेमर का मास सेम है। इसकी डेफिनेशन इस तरह भी कह सकते हैं आप हिंदी में, किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल हेमर थ्रो ले लीजिए। नंबर 3, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया की हमेशा बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगर किसी वस्तु पर कोई वस्तु बल लगाती है तो वह वस्तु भी उस पर उतने ही बल से बल लगाती है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे डाइविंग बोर्ड पर जब डाइव करता है कोई स्विमर तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई लेने के लिए उसको पुश करता है, तो वो उसको ऊपर की तरफ धकेलता है, स्प्रिंग करता है ऊपर की तरफ। तो इसके बेस्ट एग्जाम्पल आप देख लीजिए, स्विमिंग, शूटिंग में जैसे ही आपने शूट किया तो बंदूक की गोली निकलती ही पीछे की तरफ धक्का मारती है एकदम से। ड्रिबलिंग इन बास्केटबॉल को आप ड्रिबल करते हैं तो उतनी ही गति से वो ऊपर आती है ड्रिबल करने के बाद। हाई जंप, आप नीचे से पुश लेते हैं हाई जंप में तो आपको वापस उतनी फोर्स ज़मीन से मिलती है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक कवर करते हैं, फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स। फ्रिक्शन मतलब घर्षण। घर्षण की शक्ति वह शक्ति होती है जो दो वस्तुओं के स्पर्श या संपर्क की सतहों पर विकसित होती हैं तथा सापेक्ष गति का विरोध करती हैं। एक ऐसी फोर्स जो दो सरफेस के अलोंग लगती है और वो कांटेक्ट में आते हैं और एक दूसरे के मोशन को वो अपोज करते हैं। जैसे जब हम किसी रेतीली ज़मीन पर चलेंगे या साइकिल चलाएंगे तो वहाँ फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है और साइकिल मूव नहीं कर पाती या हम पैदल भी ठीक से नहीं चल पाते क्योंकि वह दोनों एक दूसरे के फोर्स को अपोज करते हैं, इसलिए फ्रिक्शन इंक्रीज होता है।
फ्रिक्शन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन। पहले हम लेते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन को। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब स्थिर घर्षण। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर बढ़ना शुरू करती है लेकिन वास्तविक गति अभी प्रारंभ ही न हुई हो, इसे स्थिर घर्षण कहा जाता है। उदाहरण पे हम ले सकते हैं दौड़ने की प्रारंभिक स्थिति, या एक डेस्क या टेबल को पुश करना। नंबर 2, डायनामिक फ्रिक्शन, गतिशील घर्षण। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर वास्तविक रूप से चलना शुरू कर देती है तो उसे गतिशील घर्षण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल ले लीजिए आप। एक गेंद लुढ़ककर रुक जाने तक जो घर्षण बल लगा वह गतिशील घर्षण बल है। डायनामिक फ्रिक्शन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। गतिशील घर्षण को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 स्लाइडिंग फ्रिक्शन, नंबर 2 रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में हम समझेंगे जब एक वस्तु वास्तव में दूसरी वस्तु की सतह पर सरकने लगती है तो उसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। इसका उदाहरण देख लीजिए, जैसे डिब्बे को किसी गाड़ी पर चढ़ाना, या हम किसी स्लाइड से फिसलते हैं, जैसे आइस स्केटिंग में ऊपर से नीचे की तरफ फिसलते हैं तो वो भी स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाता है। नेक्स्ट रोलिंग फ्रिक्शन। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़कने लगती है तो उसे रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। इसका उदाहरण समझिए आप, मैदान में बॉल को हिट करने पर लुढ़कती बॉल का रोलिंग फ्रिक्शन के कारण रुक जाना। या इसका एक बेस्ट एग्जांपल और है, रोलर स्केट ऑन ए रोड। जब रोड पे रोलर स्केट चलता है। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि ये चारों टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। आपको जो भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।